आदाब, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे बड़ी मूवी के बारे में, जिस नाम है कल्कि 2898 एडी एंड। इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के अंदर प्रभास, कमल हसन, दीपिका, अमिताभ बच्चन, डॉलकेर, सलमान, दिशा पटानी और एक्टर ब्रह्मानंदम जैसे कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं। और सही मायनों में देखा जाए तो इन सब की एक्टिंग की वजह से ये मूवी सच में बहुत कमाल की बनी है। हालांकि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि इस मूवी का स्टोरी प्लॉट, इसकी कहानी, मूवी के एक्शन सीन्स और वीएफएक्स सब कुछ बहुत कमाल का है। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम कल की मूवी की बात करने वाले हैं और आप सबके लिए इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि आप घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सकें। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑन एल पर सेट कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट्स के अंदर कल की जरूर लिखना। अगर आप सभी कमेंट्स के अंदर कल की लिखेंगे तो उससे मुझे पता लगेगा कि आपको मूवी बहुत पसंद आई है। सो इसीलिए जल्दी से लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर भी करिए। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजार साल पहले से, बिल्कुल उस टाइम से जिस टाइम पर महाभारत का वॉर चल रहा था। और इसीलिए महाभारत के वॉर के अंदर हम ये देखते हैं कि पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया होता है। इसीलिए अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि महाभारत के टाइम में अश्वत्थामा और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन होते हैं वॉर के अंदर। अश्वत्थामा जब ये देखते हैं कि पांडवों ने न सिर्फ उनके सारे दोस्तों कौरवों को मार दिया है, बल्कि उसके साथ ही पांडवों ने मिलकर उनके फादर द्रोणाचार्य को भी मार दिया है। और इसीलिए ये सारी चीजें देखकर अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है एंड वो सीधा ब्रह्मास्त्र को समन करता है। और क्योंकि इस टाइम पर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, इसलिए अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र से सीधा उस पर अटैक करता है, जिसके बाद ही अभिमन्यु की वाइफ की पेट में जो बच्चा होता है वह ब्रह्मास्त्र के अटैक से मारा जाता है। अब इस चीज को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं एंड इसीलिए इस चीज को देखकर लॉर्ड कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है। और इसीलिए पहले तो वो अश्वत्थामा को काफी बीट करते हैं एंड फिर उसके बाद ही वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा और वो बेशक से मरने की भीख मांगेगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा। और जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं होता तब तक उसकी सांसें चलेंगी। लेकिन श्राप देने के बाद ही अश्वत्थामा को यह रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है एंड इसीलिए वो लॉर्ड कृष्णा से कहता है कि अब वो अपनी गलती समझ चुका है, इसीलिए वो पश्चाताप करना चाहता है। और फिर ये सुनकर ही लॉर्ड कृष्णा उसे पश्चाताप करने का मौका देते हैं। यहीं पर ही लॉर्ड कृष्णा अश्वत्थामा को बताते हैं कि अब आने वाला जो युग है वो है कलयुग। और उसी कलयुग के अंदर कली होगा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डीम होगा और वो दुनिया को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन फिर उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, वो भी कल्कि अवतार के अंदर। लेकिन हे, जब कल्कि अवतार जिस माता के जरिए जन्म ले रहे होंगे, कल्कि उसी माता को जन्म लेने से रोकेगा ताकि कल्कि का जन्म ना हो सके। और इसीलिए उसी टाइम पर अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी। और 6000 साल बीत जाते हैं और 6000 साल बीतने के बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है। कहानी के प्रेजेंट टाइम में आने के साथ ही हम ये देखते हैं कि महाभारत वॉर के खत्म होने के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। और इसीलिए इस कलयुग के अंदर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, उन सभी लोगों ने खुद को काफी ज्यादा पावरफुल किया, वो काफी ज्यादा डेवलप हुए और उन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी बना ली। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने अपने बचाव के लिए उन सब ने काफी पावरफुल और एडवांस वेपन्स भी क्रिएट किए। लेकिन अब क्योंकि कलयुग के इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत है, इसीलिए अपने गुस्से और नफरत के चलते वो सब आपस में लड़ने लगे, जिसके रिजल्ट में उन सब के बीच वॉर छिड़ गई। एंड उन सारी वॉर्स के अंदर उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे को मारा, बल्कि एक दूसरे को मारने के साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया।
इसीलिए प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि अब पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो कि इस टाइम पर जीने लायक है और उस शहर का नाम है काशी, जो कि इंडिया के अंदर है। इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि असल में काशी दुनिया का पहला शहर भी है, यानी कि जब मानव सभ्यता बसना शुरू हुई थी तब उस टाइम पर काशी सबसे पहले बसाया गया था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि काशी शहर को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो कि जीने लायक है, क्योंकि वो सारी जगह बर्बाद हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि काशी के अलावा एक और ऐसा शहर है जो कि जीने लायक है और उस शहर का नाम है संभाला। लेकिन हाँ, मूवी के अंदर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि संभाला शहर कहाँ पर है। स्पेशली इसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कि संभाला में रहते हैं। अब मैं आप सबको इन रियलिटी बताऊं तो एक्चुअल रियलिटी के अंदर संभाला नाम का कोई शहर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बुद्धिस्ट रिलीजन की माने तो बुद्धिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि शंभाला नाम का एक शहर एग्जिस्ट करता है और उनकी मान्यताओं के मुताबिक ये शहर हिमालय के अंदर है। बट एक्चुअल में इसके बारे में कोई नहीं जानता है और इसीलिए जिस तरह से इन रियलिटी संभाला एग्जिस्ट करता है, ठीक उसी तरह से इसे मूवी में भी दिखाया गया है, क्योंकि मूवी में भी संभाला शहर के बारे में कोई भी नहीं जानता है और ये भी एक छुपी हुई शहर है जिसका लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है। अब काशी शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि काशी के अंदर कई सारे लोग हैं और उन सब में से कुछ लोग अमीर हैं और बाकी सब लोग गरीब हैं, और इसीलिए जो भी लोग गरीब हैं उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। इसके साथ ही काशी शहर के मिडिल एरिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्टेड ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्टेड काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर खाना, साफ पानी, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियां, साफ जंगल और इस तरह की सारी चीजें हैं। एंड इसीलिए जो भी अमीर लोग हैं वो सब लोग इसके अंदर रहते हैं। हालांकि इस कॉम्प्लेक्टेड करता है उसे सुप्रीम कहा जाता है। पूरा नाम कहे तो सुप्रीम यास्किन। अब ये जो सुप्रीम यास्किन है, ये न सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्टेड करने के लिए इसके पास खुद की आर्मी भी है, जिस आर्मी के सोल्जर्स इसके कहने पर सारे काम करते हैं, और इन सारी आर्मी को मैनेज करने के लिए इसके पास एक कमांडर भी है, जो कमांडर ही आर्मी को ऑर्डर्स देता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्शन शहर के अंदर कोई डॉलर या फिर रुपीस जैसी करेंसी नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर जो चलता है उसे यूनिट्स कहते हैं, और ये यूनिट्स ही यहाँ के पैसे के बराबर है, और इसीलिए जो भी रिच आदमी इस मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं, यानी कि सिंपली 1 मिलियन यूनिट्स दीजिए और फिर उसके बाद से आप कॉम्प्लेक्शन में रह सकते हैं। 1 मिलियन यूनिट्स का मतलब है 10 लाख यूनिट्स, और इतने ज्यादा यूनिट्स किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, इसीलिए उन सबको कॉम्प्लेक्शन होती है। हमारी मूवी के मेन हीरो की, यानी कि रेबल स्टार प्रभास की, जिनके कैरेक्टर का इस मूवी के अंदर नाम है भैरवा। भैरवा की एंट्री होने के साथ ही हम ये जानते हैं कि भैरवा काशी शहर के अंदर ही रहता है, लेकिन हां, भैरवा की कोई फैमिली नहीं है, ना ही उसके मदर और फादर है और ना ही भाई बहन है। इसीलिए भैरवा अकेला अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि भैरवा काफी अच्छा फाइटर है और वो लड़ने के बहुत सारे तरीके जानता है। अब वैसे देखा जाए तो साउथ इंडियन फिल्मों के जितने भी हीरो होते हैं वो सब लड़ने में तो वैसे एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए यहां पर भैरवा यानी कि प्रभास भी बाकियों से काफी पावरफुल है। हालांकि इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि भैरवा एक काफी अच्छा इंसान है, लेकिन हां, भैरवा का भी ये सपना है कि वो एक दिन कॉम्प्लेक्शन यूनिट्स देने पड़ते हैं, इसलिए भैरवा अब तक कॉम्प्लेक्शन नहीं जा पाए क्योंकि उसके पास इतने यूनिट्स ही नहीं है, और इतने सारे यूनिट्स तो क्या, बल्कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो दूसरों से यूनिट्स मांग मांग के उधारी पे जीता है और टाइम से किसी का भी उधार नहीं चुकाता है। हालांकि एक दिन हम ये देखते हैं कि काशी के अंदर शंबाला का एक सिपाही घुस जाता है और इसीलिए उसे कई सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि शंबाला से जो भी लोग आते हैं या फिर सिपाही आते हैं उन सबको पकड़कर अगर कॉम्प्लेक्टेड का कमांडर उस आदमी को काफी बड़ी बाउंट देता है, मतलब कि काफी बड़ा इनाम देता है। और इसीलिए यहां पर जैसे ही भैरवा उस सिपाही को देखता है वैसे ही वो उन सारे गुंडों से फाइट करता है और उन सबको बीट करके संभाला के सिपाही को पकड़ लेता है। हालांकि उससे पकड़ने के बाद ही भैरवा को ही पता लगता है कि असल में शंभाला का वह सिपाही एक आम आदमी है जो कि बस यहां पर कॉम्प्लेक्टेड चाहिए थे ताकि वो कॉम्प्लेक्शन जा सके,
इसलिए वो सिपाही की बात नहीं मानता है और उसे अपने घर में बंद कर देता है ताकि कुछ टाइम बाद ही वो उसे कॉम्प्लेक्टेड मिले। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके वो कई सारे यूनिट्स जोड़े और जब उसके पास 1 मिलियन यूनिट्स हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्शन जाए। टाइम बाद ही हम दिशा पटानी को भी देखते हैं, जिसका इस मूवी के अंदर रॉक्सी नाम होता है और वो बेसिकली मूवी के अंदर भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। रॉक्सी जब भैरवा से मिलती है तब हमें पता लगता है कि भैरवा ने उधार लेने के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा है और उसने रॉक्सी से भी कई सारे यूनिट्स उधार ले रखे हैं। लेकिन इन सब से हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्शन में जॉब लग गई है एंड उसे कल से कॉम्प्लेक्शन जाना है। भैरवा उसे कहता है कि वो कल बस एक दिन के लिए उसे अपने साथ लेकर जाए क्योंकि उसका भी ये सपना है कि वो कॉम्प्लेक्शन को देखे। भैरवा जाने पर देखता है कि कॉम्प्लेक्शन बहुत सुंदर है, वहां बहुत सारा साफ पानी है, खाने के लिए बहुत कुछ है, वहां नदियां हैं, जंगल है और इसी तरह की बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं। एंड इसीलिए ये सब देखकर भैरवा थोड़ा पागल हो जाता है और वो रॉक्सी के साथ मिलकर सब कुछ के मजे लेने लगता है। लेकिन हां, कुछ टाइम बाद ही वो सोल्जर्स के हाथों पकड़ा जाता है, जिस वजह से कॉम्प्लेक्टेड जो देख लिया होता है। एंड इसीलिए भैरवा डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी कॉम्प्लेक्शन शिफ्ट होना है और हमें सीधा ज़्यादा दिखता है। कॉम्प्लेक्शन हम एक बहुत बड़ी सी लैब को देखते हैं, जिस लैब के अंदर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और कई सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि उन सब पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें कॉम्प्लेक्शन और फिर यहीं पर ही हमें पता लगता है कि सुप्रीम या स्किन ही एक्चुअल में कली है। बट यहां पर हम ये जानते हैं कि कली यानी कि सुप्रीम या स्किन बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसकी बॉडी काफी दुबली पतली और कमजोर सी होती है एंड उसके अंदर पावर्स भी नहीं होती है। हालांकि यहीं पर मैं आप सबको बता दूं कि ये जो सुप्रीम यास्कीन होता है यानी कि कली, ये एक्चुअल में एक्टर कमल हसन होते हैं क्योंकि कमल हसन ने इस मूवी के अंदर सुप्रीम यास्कीन स्किन की एक्टिंग की है। और वैसे यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम कली को सुप्रीम या स्किन के नाम से नहीं बल्कि कली के नाम से ही बुलाएंगे। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि कली बहुत बुरी हालत में होता है और इसीलिए उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए होती है एंड वो खुद को फिर से ठीक करना चाहता है या फिर यूं कहे वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कली एक्चुअल में ह्यूमंस से बहुत नफरत करता है क्योंकि कली का ऐसा मानना है कि ह्यूमंस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इन 6000 सालों में जब से कलयुग चलता आ रहा है तब उन पूरे सालों के अंदर ह्यूमंस ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स को जीने का कोई अधिकार नहीं है एंड इसीलिए वो सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो खुद को पावरफुल करना चाहता है। लेकिन खुद को ठीक करने के लिए और बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कली को एक सीरम की जरूरत है, जो सीरम एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट से निकल सकता है, यानी कि ऐसे वुमन के पेट से जिसके पेट के अंदर चाइल्ड हो। और इसके लिए कली ने एक बहुत बड़ी लैब बना रखी है एंड उस लैब में काम करने के लिए उसके पास सारे टॉप साइंटिस्ट हैं और कली के पास जितने भी सोल्जर्स हैं वो उनकी मदद से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ के लाता है और उन सबको अपनी लैब के अंदर कैद करके रखता है। और फिर उसके बाद ही कली उन सारी लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है, जो कि बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए वो लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है। लेकिन यहां पर वो नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं करता है बल्कि वो सीडिंग करने के लिए किसी स्पेशल मेथड का यूज करता है और सीडिंग में कुछ स्पेशल मिलाता भी है जिसके बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगती हैं। हालांकि यहां पर हम ये भी देखते हैं कि यहां पर जितनी भी लड़कियों के ऊपर सीडिंग की जाती है उनमें से सारी की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। इसीलिए जो भी प्रेग्नेंट होती हैं उन सबको अलग जगह रखा जाता है एंड उन्हें रहने के लिए और खाने पीने के लिए सब कुछ बहुत ही बढ़िया दिया जाता है। लेकिन जो भी लड़कियां सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती उन सबको लैब के अंदर स्लेव बनाया जाता है, यानी कि गुलाम। और फिर वही सारी स्लेव लड़कियां सभी प्रेग्नेंट हुई लड़कियों की सेवा करती हैं और जो भी उन्हें हेल्प चाहिए होती है वो सारी हेल्प भी करती हैं। हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि कली को जिस सीरम की जरूरत है वो सीरम उसी प्रेग्नेंट लड़की के पेट से निकल सकता है जो कि 21 डेज से ज्यादा टाइम से प्रेग्नेंट हो, यानी कि वो कम से कम 4 महीने के प्रेग्नेंट हो। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि कली की सीडिंग की वजह से यहां लैब में जितनी भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है वो सभी लड़कियां नाफ्टे या फिर 91 डेज से ज्यादा जी नहीं पाती हैं। मतलब कि उन सबकी 3 महीने में ही मौत होने लगती है। लेकिन तब भी कली लगातार
लड़कियों के ऊपर सीडिंग करवाता रहता है ताकि एक ना एक दिन उसे ऐसी लड़की मिले जो कि 121 डेज से ज्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट हो, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन उसे सिर मिल जाएगा। अब इन सब के बाद यहीं पर ही हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जो कि लैब के अंदर कैप्चर की हुई लड़कियों में से एक होती है। लेकिन हां, यहां पर हम ये देखते हैं कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट नहीं होती है, बल्कि वो उन लड़कियों में से एक होती है जो कि सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, एंड इसीलिए वो यहां पर एक स्लेव की तरह काम करती है और जो भी प्रेग्नेंट है उन सबकी हेल्प करती है। इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि दीपिका पादुकोण जब बहुत छोटी थी तब उसी टाइम पर उसके पेरेंट्स ने उसे कॉम्प्लेक्शन से यहां पर है। इसके साथ ही उसका जो नाम है वो यहां पर सम 80 रखा गया है, यानी कि SUM सम और AC। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में दीपिका पादुकोण यानी कि सम 80 प्रेग्नेंट है, और उसे प्रेग्नेंट हुए टोटल 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 150 डेज से भी ज्यादा। और सच में ये बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन एक्चुअल में दीपिका ने इस बात को सबसे छुपा कर रखा था और उसने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि वो इतने टाइम से प्रेग्नेंट है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये भी देखते हैं कि दीपिका के बहुत टाइम छुपाने के बाद भी इस चीज को एक सोल्जर देख लेता है, और इसीलिए वो सीधा कॉम्प्लेक्टेड है, और फिर इसीलिए लेफ वाले उसे उठा लेते हैं एंड उसकी बॉडी को एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं एंड उसके पेट से सीरम को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट किया जाता है तब जैसे ही सिर्फ एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट होता है, वैसे ही एक बूंद के एक्सट्रैक्ट होने के साथ ही वो मशीन रुक जाती है और फिर उसके बाद ही पावर सप्लाई कट जाती है। लाइटें धीरे धीरे करके जलने बुझने लगती हैं एंड आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं, और फिर इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहां से थोड़ी दूरी पर एक टेम्पल होता है और उसी टेम्पल के अंदर अश्वत्थामा होता है, जो कि वैसे तो काफी टाइम से मेडिटेशन में होता है, लेकिन अभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो इस बात को फील करता है कि कल की अवतार जन्म लेने वाले हैं, और इसीलिए भगवान उसे संकेत दे रहे हैं कि वो उनके जन्म होने में कोई बाधा ना आने दें। एंड फिर इसके लिए अश्वत्थामा वहां से निकल जा आते हैं और वो उसी वुमन को ढूंढने लगते हैं जो वुमन कल की अवतार को जन्म देने वाली है। हालांकि इसी टाइम पर हमें भी ये पता लग जाता है कि असल में जो कल की अवतार को जन्म देने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण है, यानी कि समेटी। इसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्शन रुक गया था, लेकिन फिर इसके अगले पल्ली हम ये देखते हैं कि जिस मशीन के अंदर दीपिका होती है उसी मशीन के अंदर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि दीपिका की तरह ही एक स्लेव थी, और वो दीपिका को वहां से निकाल लेती है एंड वो एक खुफिया रास्ते से होते हुए काफी नीचे आ जाती है। वहां पर आने के बाद ही वो दीपिका को बताती है कि वो असल में शंभाला के एक आए हैं एंड वो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्शन इकट्ठा कर रही है ताकि वो इन सब के बारे में चंबाला शहर के अंदर बता सके। नीचे लाने के बाद ही वो दीपिका को गेट के पास ले आती है और वो दीपिका को बताती है कि यहां पर एक खुफिया गेट है जहां से वो लोग कॉम्प्लेक्शन देकर वहां पर बुला लिया है, और इसलिए वो ये चाहती है कि दीपिका वहां से निकल जाए, जिसके बाद उसके दोस्त उसे सीधा शंभाला ले जाएंगे और वहां पर वो सुरक्षित रहेगी। हालांकि दीपिका उससे ये पूछती है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रही है, जिस पर वो दीपिका को बताती है कि असल में शंभाला एक काफी पवित्र शहर है एंड वहां पर हम सबका यह मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि कल की अवतार को, जिसके बाद ही वो कल की अवतार सारे इंसानों का भला करेंगे, और इसी उम्मीद पर हमारा पूरा शंभाला शहर जी रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो औरत हो जो कि भगवान को जन्म देने वाली है, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद ही वो दीपिका से कहती है कि वो यहां से बाहर निकल जाए और उसके पीछे सोल्जर्स ना आए, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए वो यहां पर रुकेगी। ये सुनकर दीपिका वहां से बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद ही वो ये देखती है कि उसके सामने शंभाला के 3 और एजेंट्स होते हैं जो कि दीपिका को ले जाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए होते हैं। वो तीनों जल्दी से दीपिका को बिठाते हैं और उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी चंबाला पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्शन वहां से निकल चुकी है, और इसीलिए वो अपने सारे सोल्जर्स को उसके पीछे लगाता है एंड सबसे ये कहता है कि वो उसे पकड़ कर लेकर आए। इसके साथ ही वो शहर के अंदर भी अनाउंस कर देता है
कि जो भी समेटी को पकड़कर लाएगा उसे इनाम के तौर पर 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। एंड इसीलिए यहां पर हम ये देखते हैं कि इस वाले ऑफर को भैरवा भी देखता है और इसीलिए वो ये सोचता है कि अगर उसने समिति को पकड़ लिया तो उसे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। एंड देन उसके बाद वो बड़े आराम से कॉम्प्लेक्शन में निकल जाता है। इधर जो 3 लोग दीपिका को संभाला लेकर जा रहे थे, हम उनके बारे में भी जानते हैं। एंड यहां पर हमें पता लगता है कि इनके नाम वीरान और कायरा होते हैं। एंड इन दोनों के साथ इनका एक और साथी होता है। और यहां पर हम ये भी देखते हैं कि यहां पर कायरा दीपिका से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका नाम समेटी है। पर फिर वो दीपिका से कहती है कि उसे उसका नाम समेटी नहीं रखना चाहिए, बल्कि इससे बढ़िया उसे उसका नाम सुमति रखना चाहिए। और फिर यहीं से हम ये देखते हैं कि दीपिका अपना नाम समिति नहीं बल्कि सुमति रख लेती है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्शन इन्हें ढूंढ लेते हैं और इसीलिए वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं और सुमति को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। पर फिर उसी टाइम पर यहां पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की, यानी कि अमिताभ बच्चन की, जो कि यहां पर जैसे ही आते हैं वैसे ही वो सारे सोल्जर्स को बीट कर देते हैं और इन सबको पेल पाल के वो सुमति को बचा लेते हैं। एंड वो सुमति से ये भी कहते हैं कि अब से वही उसकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी भगवान को जन्म देने वाली है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि वहां पर भैरवा भी आ जाता है, जिसने कि सुमति को ढूंढ लिया होता है और इसीलिए यहां पर आने के बाद ही वो सुमति को ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा दोनों के बीच फाइट होती है। एंड इसी फाइट में अश्वत्थामा भैरवा को पटक देता है और उसे बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद ही वो सब लोग सुमति को ले कर सीधा शबा निकल जाते हैं। इधर दूसरी साइड जैसे ही कमांडर को ये पता लगता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी, वैसे ही वो अपने कई और सोल्जर्स के साथ मिलकर सीधा उसी जगह पर आ जाता है जहां पर भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट हुई थी। लेकिन वहां पर आने के बाद ही वो ये देखता है कि वहां पर उसके सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हैं। इसके साथ ही वहां पर भैरवा भी पड़ा हुआ है, जो कि अश्वत्थामा से फाइट हार गया था। यहां पर कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देता है, इसीलिए सोल्जर्स भैरवा को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद ही भैरवा कमांडर से कहता है कि जब वो लोग सुमति को यहां से लेकर जा रहे थे तब उसने ये सुना था कि वो लोग चंबाला जा रहे हैं और कोई भी नहीं जानता कि शंभाला कहां पर है, लेकिन वो अकेला ऐसा इंसान है जो कि संभाला जा सकता है। इसीलिए अगर कमांडर उसे सिर्फ एक मौका देंगे तो वो उनके लिए सुमति को ले आएगा। ये सुनकर कमांडर एग्री कर जाते हैं और वो भैरवा को एक मौका देते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर वो सुमति को शंभाला से लेकर आ गया तो फिर उसके बाद वो खुद ही उसे कॉम्प्लेक्शन एंट्री देंगे एंड फिर उसके बाद से वो कॉम्प्लेक्शन बड़े आराम से रह पाएगा। अब इसके बाद ही भैरवा सीधा अपने घर आता है और घर आकर शंभाला के उस स्पाई को आजाद कर देता है, जिसे उसने आज से काफी टाइम पहले पकड़ा था। हालांकि इसे आजाद करने के बाद ही भैरवा इसे ट्रैप में फंसा आता है, क्योंकि भैरवा उससे कहता है कि अब कॉम्प्लेक्शन एंट्री नहीं देंगे और इसीलिए अब उसे किसी को भी पकड़ने का कोई फायदा नहीं है एंड इसीलिए वो उसे इस टाइम पर आजाद कर रहा है। पर यह बात सुनकर शंभाला का जो स्पाई होता है वो भैरवा से कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्शन जाने की ज्यादा सोचनी भी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी बजाय उसे उसके साथ संभाला जाना चाहिए, जो कि वैसे ही काफी सुंदर शहर है, और वहां पर उनके साथ जाकर उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्शन है। ये सुनकर भैरवा एग्री कर जाता है क्योंकि एक्चुअल में ये उसके प्लान का हिस्सा होता है और फिर वो शंभाला के उस स्पाई के साथ सीधा शंभाला जाता है। एंड शंभाला के अंदर आते ही वो चंबाला के स्पाई को यानी कि अपने साथी को बेहोश कर देता है और फिर वो उसे धोखा देकर सीधा सुमति के पास जाता है और वो सीधा अश्वत्थामा का रूप ले लेता है और अश्वत्थामा के रूप में आकर वो सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन बाहर आते ही उसे अश्वत्थामा घेर लेता है, जिसके बाद ही भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक और फाइट होती है। लेकिन अब क्योंकि भैरवास भर तैयारी करके आया होता है इसलिए वो अश्वत्थामा को काफी अच्छी टक्कर देता है। लेकिन इन दोनों के फाइट के दौरान ही हम ये देखते हैं कि शंभाला के पास कॉम्प्लेक्टेड के साथ आ जाता है और वो सीधा शंभाला पर अटैक करके अंदर घुस जाता है, जिसके बाद शंभाला के सारे सोल्जर्स भी इकट्ठा होते हैं और फिर शंभाला के सोल्जर्स और कॉम्प्लेक्टेड दोनों के बीच फाइट होती है। और यहां पर हम एक बहुत ही बड़ी वॉर को देखते हैं। लेकिन इस वॉर के
और कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर शंभाला के सारे सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। इस टाइम पर ही हमें ये भी पता लगता है कि असल में अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो एक्चुअल में उसका नहीं बल्कि कर्ण का हथियार है। एंड इसीलिए यहां पर अश्वत्थामा के हाथ का जो हथियार होता है वो अचानक से गिरकर सीधा भैरवा के हाथ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो भैरवा के हाथ में आता है वैसे ही वो हथियार चमकने लगता है और भैरवा की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर सीधा यहां पर फ्लैशबैक आता है और फ्लैशबैक के जरिए हम ये जानते हैं कि असल में भैरवा ही महाभारत के टाइम का अर्जुन है और यहां पर उसकी अर्जुन वाली असली पावर्स जाग चुकी है। और फिर इसके लिए भैरवा कुछ टाइम के लिए अर्जुन बन जाता है और वो सीधा कमांडर के सारे सोल्जर्स से लड़ने लगता है। एंड फिर वो सारे सोल्जर्स को मार देता है और एंड में वो कमांडर को भी मार देता है और फिर इस तरह से वो सुमति को बचा लेता है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपना हथियार छोड़ता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि वो एक बार फिर से भैरवा बन जाता है, यानी कि वही भैरवा जिसे कॉम्प्लेक्शन आते हुए वो सीधा सुमति को उठाता है और उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से सीता अपनी गाड़ी को फ्लाई करता है और चंबाला से निकल जाता है। इस टाइम पर अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भी भैरवा को रोकने में फेल हो जाता है और भैरवा सुमति को लेकर अपने साथ निकल जाता है। अब इसके बाद ही हमें सीधा कॉम्प्लेक्शन दिखाई जाता है जहां पर हम कली को देखते हैं। अब आपको याद हो तो जिस टाइम पर सुमति का एक्सट्रैक्शन चल रहा था उस टाइम पर मशीन के बंद होने तक वहां पर एक बूंद सीरम को निकाल लिया गया था। एंड इसलिए यहां पर हम ये देखते हैं कि उसी एक बूंद सीरम को सीधा कली के हाथ में दिया जाता है और फिर कली जैसे ही उसे लेता है वैसे ही सीरम के उस एक बूंद को वो अपनी बॉडी में डाल लेता है और जैसे ही वो एक बूंद सीरम कली की बॉडी में जाता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि कली की दुबली पतली और कमजोर सी बॉडी बहुत ही पावरफुल और मस्कुलर हो जाती है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और फिर इसके बाद ही कली ये डिसाइड करता है कि अब उसे बाकी का पूरा सीरम चाहिए और इसके लिए वो खुद ही सुमति को ढूंढेगा और उसके अंदर से सारा सीरम ले लेगा। और जब ऐसा होगा तब कल इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि तब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, यहां तक कि भगवान भी नहीं। हालांकि दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है और इसीलिए जब इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी हमें ये पता लगेगा कि इसकी आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ दोस्तों, तब तक के लिए इसकी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। सो दोस्तों यही थी वीडियो कल की मूवी के ऊपर। आप सबको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता